नमस्कार साथियों, हमें अलारिया एकेडमी पर हमारा प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी का है। 40 क्वेश्चन इसके हो चुके थे और 41 से हम आज इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और बताइएगा कैसी चल रही है बच्चों आपकी तैयारी। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। 41 क्वेश्चन है हमारा। कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। पूछा है, कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है वायुमंडलीय संचरण को, बी ऑप्शन है समुद्री जीव जंतुओं को, सी ऑप्शन है वन्य परिस्थिति को, और डी ऑप्शन है या फिर मानव आवास को। तो कोई प्रकोप आपदा कब बनता है? इन्हें ना तो मानव को पता होता है ना ही किसी को पता होता है, और ये अचानक ही आते हैं। जैसे कोई भी भूगर्भिक भूकंप हो गया या कुछ भी भूस्खलन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अचानक आती हैं और ये प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं मानव के आवास पर, उसके रहन सहन पर, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। कोई भी प्रकोप मानव को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है, तो आंसर हमारा इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन आज के बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, अतः क्लास में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन 42 है हमारा, वे पौधे जो अपना जीवन दूसरों पर गुजारते हैं या निर्भर होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारे एपीफाइटिक, बी ऑप्शन है हेलोफाइटस, सी ऑप्शन है ज़ेरोफाइटस, और डी ऑप्शन है हाइड्रोफाइटस। तो जो हमारे होते हैं एपीफाइटस, ये होते हैं, ये पेड़ के, इनकी जड़ें नहीं होती, ये एक लता टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो होते हैं हमारे हेलोफाइटस, हेलोफाइटस होते हैं हमारे लवणयुक्त पौधे, लवणयुक्त प्लांट्स जो होते हैं वो हेलोफाइटस कहलाते हैं। और हाइड्रोफाइटस जो होते हैं हमारे, वो जल में तैरने वाले, ये जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और ज़ेरोफाइटस जो होते हैं वो होते हैं हमारे शुष्क जगहों पर जो होते हैं, स्थानों पर होते हैं और कांटेदार होते हैं, जैसे बबूल, कीकर, ठीक है। तो ये हमारे ज़ेरोफाइटस में आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? एपीफाइटिक सही हो जाएगा, ठीक है। ये पौधे दूसरों पर निर्भर होते हैं क्योंकि लता होते हैं, इनकी कोई खास मतलब शाखा ऐसी नहीं होती जिससे ये खुद बढ़ सकें, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया? जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया? ए डार्विन ने, बी त्रिवार्ता ने, सी लिनियस ने, और डी बर्नस्की ने। तो जीवमंडल शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया था वो हमारे बर्नस्की ने किया था, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? पूछा गया है कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। एक कील नहर, बी ऑप्शन है स्वेज, सी ऑप्शन है पनामा, और डी ऑप्शन है सेंट सू मेरिसू। तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जो जोड़ती है वो है हमारी पनामा नहर, तो आंसर इसका सी करेक्ट होगा, सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45,
45 क्वेश्चन है, किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित हैं? पूछा गया है किस प्रकार की महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्रों पर विस्तारित हैं। ऑप्शन है हमारे ए जैविक निक्षेप, बी ऑप्शन है स्थलजात निक्षेप, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी निक्षेप और डी ऑप्शन है उल्का निक्षेप। बताइएगा। तो महासागरीय निक्षेप तली में जो सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे जैविक निक्षेप, और ये दो तरह के होते हैं ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46, महासागरीय मगन तट की गहराई कितनी होती है? पूछा गया है महासागरीय मगन तट की गहराई कितनी होती है। ए 200 मीटर से 600 फीट, बी है 40 मीटर से 600 फीट, सी ऑप्शन है 30 मीटर से 600 फीट और डी ऑप्शन है या फिर 50 मीटर से 600 फीट। तो महासागरीय मगन तट की गहराई जो होती है वो होती है 200 मीटर से 600 फीट। तो आंसर हमारा इसका ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से प्रबल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पूछा है निम्नलिखित में से प्रबल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिद्धांत से अक्सर क्वेश्चन बनते ही रहे हैं और इस बार भी आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो देख कर जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। ए ऑप्शन है हमारा रेनिनाल्ड ए डेली, बी ऑप्शन है चार्ल्स, सी ऑप्शन है जॉन मुरे और डी ऑप्शन है विलियम एम डेविस। तो प्रबल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत के प्रतिपादक जो हमारे हैं वो हैं रेनिनाल्ड ए डेली, ठीक है। तो आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कोपेन की CS जलवायु मिलती है। पूछा गया है कोपेन की CS जलवायु मिलती है। ऑप्शन है ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बी ऑप्शन है मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में, सी ऑप्शन है मध्य अक्षांशीय कोणधारी वनों में और डी ऑप्शन है उपोष्ण मरुस्थलों में। तो कोपेन की जो CS जलवायु है वो किससे बिलोंग करती है? वो हमारे भूमध्य सागरीय क्षेत्र से बिलोंग करती है। राइट, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और ये रसेदार फलों के लिए फेमस है, रसेदार फल यहाँ पर ज़्यादा होते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की रोशनी को अधिक परावर्तित करता है? परावर्तित करता है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की रोशनी को अधिक परावर्तित करता है? ऑप्शन है इसमें धान फसल भूमि, बी ऑप्शन है ताज़ा वर्ष से अनाच्छादित भूमि, सी ऑप्शन है रेतीली रेगिस्तान और डी ऑप्शन है प्रेरी भूमि। तो एल्बिडो जो होती है सूर्य तक जो ज़्यादा सबसे अधिक परावर्तित करता है वो होता है बर्फ, यानी आइस जो होती है, ताज़ी आइस, वो सबसे ज़्यादा एल्बिडो सोख लेती है। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। पूछा है
वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। ऑप्शन है हमारे ए गामा किरणों से, बी एक्स किरणों से, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और डी पराबैंगनी किरणों से। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। पराबैंगनी किरणों से बचाती है जो ओजोन परत है पृथ्वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है? पूछा है वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाई यानी CO2 की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत वर्ग करेक्ट है? ए ऑप्शन है हमारा 5 से 10%, बी ऑप्शन है 10 से 15%, सी ऑप्शन है 15 से 30% और डी ऑप्शन है 30% से अधिक। तो जैसे ही हमारे जो आंकड़े कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग एकदम से ही बढ़ा है, तो ये आंकड़े ये 30% से भी अधिक पाया गया है, तो ऑप्शन हमारा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 30% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 52। CO और जल वाष्प कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं? ये CO2 होगा। CO2 और जल वाष्प कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं? ऑप्शन है 150 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 50 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 90 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 130 किलोमीटर। तो CO2 और जल वाष्प आपने देखा होगा, CO2 काफ़ी भारी गैस है, ये पृथ्वी के आसपास ही ज़्यादा रहती है। तो CO2 और जल वाष्प जो होता है वो हमारा 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, उसके आगे ये विलुप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के क्वेश्चन भी, एग्जाम में देखकर ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी मीथेन। तो जो ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है वो पाई गई है क्लोरीन। ठीक है। अंटार्कटिका पर जो ज्वालामुखी से निकली हुई गैस होती है वो क्लोरीन के रूप में पाई गई थी, तो इसलिए आंसर हमारा क्लोरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जलती हैं? पूछा गया है वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जलती हैं। ऑप्शन है ए वायु मध्यमंडल, बी एग्जोस्फीयर, सी सौरमंडल और डी है या फिर वर्मोस्फीयर। तो उल्कापिंड जो जलती हैं वो जलती हैं मध्यमंडल में। ठीक है। टाइमर आ गया है, हटा देते हैं इसको। मध्यमंडल में जलती है उल्कापिंड। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज का क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे हमारी न्यू वीडियोस उन्हें क्लासेस सबसे पहले मिलें और आपकी तैयारी और बेहतर रहे, बनती रहे। ठीक है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का अपवर्तित कर देती हैं? पूछा गया है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को
परावर्तित कर देती है। ऑप्शन है ए शोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ओजोन परत और डी या फिर आयन मंडल। तो वायुमंडल में जो परतों में विद्युत चुंबकीय को तरंगों में परावर्तित करती है वो होती है आयन मंडल में। तो ऑप्शन हमारा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सी सही दूरी है? पूछा गया है निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछी है। ऑप्शन है 146 मिलियन किलोमीटर, बी ऑप्शन है 147 मिलियन किलोमीटर, सी ऑप्शन है 148 मिलियन किलोमीटर और डी ऑप्शन है 150 मिलियन किलोमीटर्स। बताइएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो समय की दूरी है उपसौर के उपरांत तो वो होती है 147 मिलियन किलोमीटर। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट होगा। ठीक है। उपसौर यानी ये निम्नतम दूरी है, ये निम्नतम दूरी थी और अधिकतम दूरी जो होती है वो हो जाएगी 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। और ये जो होती है ये हमारी उपसौर होती है, उपसौर, और ये वाली अधिकतम जो होती है ये हमारी कहलाती है अपसौर। ठीक है। तो आंसर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रालर के अनुसार मलवा ढाल का अन्य नाम क्या है? पूछा गया है। स्ट्रालर के अनुसार मलवा ढाल का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है ए निष्वासन ढाल, बी मलवा नियंत्रित ढाल, सी घाटी तलागार ढाल और डी है या फिर प्रसुप्ता ढाल। तो मलवा ढाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको निष्वासन ढाल से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58, शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदवीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है। पूछा है शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है। ऑप्शन है हमादा, बी ऑप्शन है बजादा, सी ऑप्शन है मरु प्रक्षालन और डी ऑप्शन है या फिर पेडिमेंट। तो शुष्क प्रदेशों में जो पर्वत पदीय ढालों पर नदियों द्वारा निक्षेपित जो बालू होती है वो कहलाती है बजादा। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अपर्दन के कारक हैं सूची 1 में और सूची 2 में भू आकृति दी गई है कि कौन से अपर्दन कारक से कौन सी भू आकृति बनती है। ठीक है। तो ज्यूगेन से ए है हमारा ज्यूगेन से बहता जल, बी है पोल से हिमानी, सी केम से पवन और डी है रैपिड्स भूमिगत जल। आंसर बताइएगा। तो ज्यूगेन जो होता है वो पवन का कार्य है, पवन के कार्यों से बनती है। ठीक है। और पोल से भूमिगत कार्य से बनता है, भूमिगत जल से। केम हमारा हिमानी से बनता है और रैपिड्स हो जाएगा बहता जल। तो फर्स्ट का थर्ड किस में है? ये दोनों कट गए हमारे, सी और डी में है। फर्स्ट का थर्ड और बी का हो जाएगा फोर्थ, यानी हमारा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है। पूछा है आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है। ए ऑप्शन है नतिलंब, बी ऑप्शन है नति, सी ऑप्शन है अपनति और डी ऑप्शन है मुक्त फलक। तो आनत शैल स्तर पर जो क्षैतिज रेखा की दिशा होती है उसे कहते हैं नतिलंब। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की हमारी यहाँ क्लास यहीं एंड होती है। हमारे चैनल पर जो लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।